डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ फ्री इज़ द प्रेस। आप सब लोगों को पता है कि हमारा एक चैप्टर ये बाकी रह गया है और इस चैप्टर को पूरा करना है। हमने वादा भी किया था, इसको अच्छे से पूरा करना है, अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हमारी एक मेंटेलिटी रहती है, देयर इज ए परसेप्शन एंड द परसेप्शन इज दैट वी थिंक दैट प्रेस इज़ कम्प्लीटली फ्री। एक आम लोगों को यही समझ में आता है कि प्रेस पूरी तरह से प्रेस क्या होता है, एकदम स्वतंत्र होता है। लेकिन डोरेथी शेयर्स ने इसको बहुत सुंदरता से स्पष्ट कर दिया है कि प्रेस की स्वतंत्रता कई कारणों से बाधित होती है। प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं रह पाता जितना उससे अपेक्षा की जाती है। कई दफ़ा वो खुद के फ़ायदे के चलते, कई दफ़ा उसकी मजबूरियां होती हैं, कई एक कारणों से प्रेस उतना फ्री नहीं रह पाता है। मैंने इन सब चीज़ों को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिया है। आज चूँकि पहला वीडियो है तो इसको थोड़ा सा छोटा रखा गया है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे और कोशिश में प्रॉमिस है कि पूरा का पूरा ये चैप्टर ही ख़त्म कर दिया जाए। तो चलो लेट अस स्टार्ट, समझते हैं क्या है। चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। डोरेथी एल शेयर्स के द्वारा लिखी गई है। ये एक ऐसी लेडी हैं जो बहुत ही सम्मानित, बहुत ही स्कॉलरली वर्क उन्होंने किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली कुछ एक महिलाओं में से एक वो है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो वो कितनी विद्वान महिला है। और इन्होंने बड़ा ही गहरा इनसाइट दिखाया है जब उन्होंने ये निबंध लिखा है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। तो इसमें प्रेस के अलग अलग बिंबों को छूने की कोशिश किया है लेखिका ने, और उन्हीं बिंबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और बड़ी मज़ेदार है, विश्वास करो। आप जब इसको समझोगे, कोशिश करोगे समझने की, तो जो इंटेलेक्चुअल माइंड के लोग हैं, यानी जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी खासी है, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और आप सारे बच्चे बौद्धिक तौर पर बहुत अच्छे हो, यद्यपि आप उस ज़माने के बच्चे हो जिनको शॉर्ट्स देखना अच्छा लगता है, यूट्यूब पर अलग अलग छोटे छोटे एंटरटेनिंग वीडियो देखना अच्छा लगता है। लेकिन इतना होने के बावजूद मैंने ये भी गौर किया है कि आप लोगों को इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी हुई चीज़ें भी बहुत पसंद आती हैं। तो चलो देखते हैं पैराग्राफ 1 में क्या चर्चा हुई है, वो देखते हैं। क्या लिखा है मैंने, उसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ फ्रेम किया है मैंने शॉर्ट में, ताकि अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। ऑन सम ओकेजन्स फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है प्रतिबंधित कर देना, यानी कि कभी कभी ऑन सम ओकेजन्स मतलब अवसर या मौका, कुछ मौक़ों पर प्रेस की आज़ादी को काट दिया जाता है, रोक दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अब वो किन अवसरों पर ऐसा होता है, लेखिका कहती हैं, खास करके जब किसी देश में युद्ध छिड़ गया हो तो प्रेस को उतनी स्वतंत्रता, क्योंकि युद्ध के समय माहौल ऐसा रहता है कि अगर ये दिखा दिया जाए या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर। लेट मी क्लैरिफाई अबाउट ऑल दीज टू टाइप्स ऑफ मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आप टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से जो खबर सुनते देखते हो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। प्रिंट मीडिया मतलब मैगजीन यानी पत्रिकाएं हों, अखबार हों, जैसे प्रभात खबर, दैनिक जागरण, ये सारे क्या है, प्रिंट, जिनकी छपाई होती है। तो इन दोनों मीडिया पर कई दफ़ा कुछ रोक रुकावट किया जाता है। इसलिए रोक लगाई जाती है। मान लेते हैं युद्ध के क्रम में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बड़ी भीभत्स हो, बहुत ही मैंने क्या कहते हो, देश के लोगों को अगर वो दिखा दिया जाए तो लोगों में या तो आक्रोश हो या लोगों में एक डर का माहौल, एक उसको घबराहट का माहौल पैदा हो सकता है। इसलिए कई दफ़ा प्रेस को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती कि ताकि आप सारी की सारे खबरों को क्या करो, छाप दो या दिखा दो। उस स्थिति में प्रेस को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। समटाइम्स अनकंट्रोल्ड फ्रीडम बिकम्स डिजास्टर्स। कई दफ़ा प्रेस को जब ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है तो वो कई दफ़ा घातक भी होती है। आप इसको भी समझने की कोशिश करो। अब आप जानते हो कि हम लोग किस तंत्र में रह रहे हो। हम लोग प्रजातंत्र में रह रहे हैं, और किसी बड़े विद्वान ने कभी कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। हाँ, तो प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। तो इसमें यानी कहने को डिसीजन मेकिंग में कई दफ़ा हमें बहुमत को ध्यान में रखना पड़ता है। और बहुमत कोई जरूरी नहीं है कि विद्वान हो, इतनी हाईली इंटेलेक्चुअल हो जो किसी पॉलिसी को अच्छे से समझ पाए। कई दफ़ा सरकार
जब कुछ पॉलिसी लाती है ना तो आम जनता में ये घबराहट विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये सरकार बहुत गलत कर रही है, जबकि सरकार ये सोच करके वो पॉलिसी ला रही है कि आने वाले 20 साल के बाद ये हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद, लेकिन प्रत्यक्ष में वो दिखने में लगता है कि आम जनता पर इसका बड़ा दबाव पड़ेगा ये, तो उस पॉलिसी को कई बार पैर खींचना पड़ता। अभी कुछ समय पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यद्यपि मैं सरकार के बहुत सारे पॉलिसियों का विरोधी रहा हूँ। किसान के एमएसपी नीति, जिसको कि शायद आप अभी उतनी गहराई से नहीं समझ पाते हो, उसको लेकर के सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी लाई थी, लेकिन उसका इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि सरकार को अपना पैर खींचना पड़ गया। तो कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसमें कि अगर आप प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देते हो तो वो इस ढंग से दिखा देती है, छवि प्रस्तुत कर देते सरकार की, हाँ, जिसके चलते कई दफ़ा वो क्या हो जाता है, घातक हो जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो कुछ सिचुएशन में प्रेस को ज़्यादा स्वतंत्रता वाजिब नहीं भी है। दूसरे पैराग्राफ में लेखिका लिखते हैं, टू द लार्ज एक्सटेंट ब्रिटिश प्रेस इज वेरी फ्री, इट कैन अटैक द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू द लार्ज एक्सटेंट। लार्ज एक्सटेंट मतलब बहुत हद तक। आप दूसरे पैराग्राफ में देखोगे लेखिका लिख रही है कि ब्रिटिश की जो प्रेस है वो बहुत ज़्यादा, मैंने मेरे समझ से दुनिया में किसी भी प्रेस को उतनी आज़ादी प्राप्त नहीं है जितना ब्रिटेन के प्रेस को बखिया उधेड़ करके रख देती है नेताओं की, मंत्रियों की, सरकार की, उनकी पॉलिसीज़ की। तो ब्रिटिश प्रेस बहुत ज़्यादा आज़ाद है। लेकिन तीसरे पैराग्राफ में उसके एक नुकसान की भी बात की गई है कि कई दफ़ा इतना माने उसका चोट भयानक रहता है प्रेस का सरकार के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, कि सरकार कई दफ़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाती है, एक्स्ट्रा कॉशस हो जाते हैं। Whenever the government tries to frame any policy, it becomes extra careful to see the past result, and when they make any policy for future, they are very alert that their policy might be criticized by the press. उनको कई दफ़ा ये लगता है कि फिर हम कोई पॉलिसी हो सकती है अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि इसको आगे जा कर के इसकी बड़ी आलोचना हो। आप सारे बच्चे हो, अभी इतनी पास्ट की बातों को आप नहीं जानते हो। हाल फिलहाल में ही हमने मनमोहन सिंह जी को खोया है, लेकिन उनके प्रधानमंत्रित्व कालों में 2 घटनाओं की मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक 2G घोटाला हुआ था, एक कोयला घोटाला हुआ था। ये जो घोटाले हुए थे, इस घोटाले के क्रम में उस समय की संस्थाएं इतनी ज़्यादा, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ थी, जिसको कि नीति जो सरकार बनाए और उन नीतियों को लागू करना होता है, वो जितने IAS ऑफिसर्स और जितने भी ऑफिसर्स थे इतने चौकन्ने हो गए कि वो कई बार फाइल पर सिग्नेचर करने से डरते थे, पता नहीं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और जिसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे पॉलिसियों के जो इम्प्लीमेंटेशन थी, यानी हमारी जो नीतियां बन रही थी उसको लागू करने में मैंने कछुआ गति से, जब हम खरहा की तरफ भाग रहे थे, वो गति रुक गई और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ज़बरदस्त प्रहार पड़ा। तो ये कई दफ़ा प्रेस के द्वारा उठाए गए कुछ कदम सरकार के पॉलिसियों की गति को कंट्रोल भी कर देती है। स्विफ्ट जो हो रही है उसकी पॉलिसी, जो मैंने यहाँ भी लिखा है कि जब अगर वो बोल्ड या स्विफ्ट डिसीजंस लेते हैं, अभी जैसे हमने किसान वाली नीति को लेकर के आपसे बात की, तो उसमें सरकार की नीति बिल्कुल अच्छी। अगर आप उसमें गहन अध्ययन करोगे, या मेरी बात से वो सारे लोग सहमत होंगे जो बड़े जानकार हैं, तो आप देखोगे कि भारत के बहुत बड़े किसान वर्गों ने, केवल पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उसका विरोध किया। यूपी और दूसरे इलाके के लोग नहीं थे। हाँ, वो तब आने लगे जब उनको एक तरह से भ्रमित किया जाने लगा। यूपी और ये इन सारे इलाकों के किसान, आप भी समझते हो बौद्धिक रूप से कितने श्रेष्ठ हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, थोड़ा सा कम है, तो उनको जो कह दिया जाता है, जो समझा दिया जाता है, उसी अनुसार वो लोग चलने लगते हैं। तो थोड़ा सा ये नुकसान हुआ, हमें एमएसपी वाली पॉलिसी से वापस होना पड़ा सरकार। अब हम लोग आगे देखते हैं, पैराग्राफ 4 में क्या कह रहे हैं। Although it looks the press is completely free in peaceful Britain, but in reality it is not so. In the real sense, press doesn't work as the faithful servant of the people, but it manufactures opinion in its own interest. Although it looks, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि ब्रिटेन में जो प्रेस है, जो हमने पहले भी चर्चा की है कि ब्रिटेन की जो प्रेस है वो स्वतंत्र है, लेकिन आप विश्वास मानो
वो स्वतंत्रता जो सामने है, कहा जाता है पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और, वही वाली बात है। तो पर्दे के सामने जो स्वतंत्रता दिख रही है कि धज्जियाँ उड़ा देना है सरकार के, उसका बखिया उखेड़ देना है सरकार की नीतियों का, ये सारी चीज़ें वो सामने में है। लेकिन उसके पीछे जितना प्रेस अपने आप को साफ सुथरा कोट, उजला कोट में दिखाता है, खुद के दामन में अगर चाहे वो झांके तो उसमें बहुत सारे दाग हैं। जो अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, ये सारे लोग अपने विज्ञापन दाताओं के पैसे से चलते हैं और स्वाभाविक रूप से उनके मनोनुकूल उनको काम करना पड़ता है। सपोज करो एक अखबार में सिगरेट का विज्ञापन छपे और सिगरेट के विज्ञापन, शराब के विज्ञापन से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बहुत पैसा ये लोग ऐंठते हैं अखबार वाले और मैगजीन्स वाले। अगर ये लोग उसको छाप रहे हैं या कोई ऐसा विज्ञापन जो जनहित में नहीं है या जनहित में ना हो लेकिन जनता के उपयुक्त भी ना हो, वैसे कंडीशन में फिर भी वो विज्ञापन को छाप रहे हैं। इसलिए छाप रहे हैं कि उनके द्वारा दिए गए पैसे से इनका एम्पायर खड़ा होता है, इनका साम्राज्य खड़ा होता है, इनकी सर्कुलेशन बढ़ती है, बहुत सारा चीज़ होता है। इसलिए एक चीज़ बच्चों आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जिसकी चर्चा डोरोथी ने किया भी है, वो ये है कि कई दफ़ा अखबारों की संख्या बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं बढ़ाते, जो सस्ते अखबार होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर संख्या ज़्यादा बढ़, सर्कुलेशन ज़्यादा, फैलाव ज़्यादा बढ़ गई तो स्वाभाविक रूप से उस पर खर्चे ज़्यादा होंगे। और दूसरी तरफ एडवर्टाइजर्स अगर कम पैसा दिया है और खर्चे ज़्यादा हो गए तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हो जाता है और उनके फेल हो जाने का चांस रहता है। इसलिए उनके जो सर्कुलेशन उसको भी वो लिमिट, उसमें चेक करते रहते हैं कि कहीं मेरे एडवर्टाइजर्स के द्वारा दिए गए पैसे से बाहर तो हमारी छपाई नहीं हो रही जो हम पर ही बोर्ड बढ़। तो ये लोग इन दोनों चीज़ों का बैलेंस करते हैं। पैराग्राफ 5 में इसी चीज़ की चर्चा की गई है। कुछ अखबार, कुछ न्यूज़पेपर्स चीप नहीं होते, सस्ते नहीं होते, उनकी सर्कुलेशन, उनको वो छपते ही हैं एक ऐसे वर्ग को ध्यान में रख करके जो बड़ा बौद्धिक हो, बड़ा दिमागी हो, और क्या, जिनकी संख्या समाज में कम हो लेकिन पैसे वाले लोग हों। आप जानते हो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्लास में मैंने कई दफ़ा आपसे चर्चा किया है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे टॉप लेवल पर किसका स्थान है? दिमाग का। तो जितने लोग बौद्धिक होते हैं वो आर्थिक तौर पर भी बहुत माहिर होते हैं, यानी आर्थिक तौर पर भी बहुत मजबूत होते हैं। तो इनकी एक औकात, और बाकी शरीर में नीचे का अंग जो है जैसे हाथ पैर से काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है और उनकी औकात भी वही रह जाती है जो औकात शरीर में किसका होता है? हाथ और पैर का। और जो बौद्धिक तौर से काम करने वाले लोग हैं, चूँकि वो टॉप फ्लोर से काम लेते हैं, इसलिए उनका स्थान भी समाज में टॉप पर ही रहता है, उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। तो इन लोगों के औकात होती है कि अगर 20 रुपये का अगर द हिंदू हमको खरीदना है, न्यूज़पेपर खरीदना है, तो हम खरीद सकते हैं क्योंकि पैसा काफ़ी है। और वो न्यूज़पेपर कंपैरेटिवली साफ सुथरी, सही, सच्ची पत्रकारिता का नमूना होती है। वो अच्छी खबरें देती है, सही, क्योंकि वो महंगी है, किसी एडवर्टाइजर्स के का मोहताज नहीं होती। लास्ट देखते हैं, यही बात अगर उल्टा कर दिया जाए कि अगर आप सस्ते अखबार खरीद रहे हो, सस्ते मैगजीन्स खरीद रहे हो, तो निश्चित रूप से आप अपेक्षा ना करना क्या कि आपको न्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वाले किसका मुंह देखेंगे? जो उनको पैसा दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं सर्कुलेशन को बढ़ाने में, उनका मुंह देखना होगा और उनके फ़ायदे में बात करेंगे। इसलिए कई दफ़ा अभी देखो अपने देश में बहुत सारे, अब जब आप टीवी वगैरह देखते हो तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह ऐसे हैं कि आप जब सुनोगे तो खबरें आपको सुनते देखते ही बायस्ड लगेगी, या तो प्रो गवर्नमेंट रहेगा या एंटी गवर्नमेंट रहेगा, दो भागों में। प्रो पब्लिक कोई लगता ही नहीं है, आपको सीधा लगेगा कि हम टेलीविज़न पर सरकार के समर्थन में या तो प्रचार देख रहे हैं या सरकार के विरोध में कोई प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। कुछ टीवी मैंने दोनों में विभाजन हो गया है।
कुछ टीवी चैनल्स वाले सरकार के समर्थन में बातें करते हैं, तो कुछ है जो कि सरकार के विरोध में भी बात करते हैं। और जो विरोध में बात करने वाले हैं वो उनको बिल्कुल सिक्के का एक ही पहलू दिखाई देता है। सरकार अगर अच्छा भी कर रही है तो उनके अच्छाई में भी कहीं न कहीं उनको माने नुक्स निकाल लेना। ठीक इसका उलट सरकार लाख बुरा करे, लेकिन जो सरकार समर्थक मीडिया है वो उसमें भी हर चीज़ अच्छी देखती। तो दिक्कत यह है कि अभी हमारे देश में आम जनता को सही न्यूज मिल ही नहीं पाती। हमें या तो सरकार का प्रचार दिखाई देता है या सरकार का दुष्प्रचार दिखाई देता है। इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो अब हम लोग इतना पर ही आज की क्लास को रोक रहे हैं, अगले क्लास में इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। और आप लोग निश्चित रहो, आपके क्लासेस को इसी तरह स्मूथली जोड़ा जाएगा। ये जो पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ्स टोटल निचोड़ है, उसके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जिन जिन बातों को ये फोकस कर रहे हैं, ये सारा पैराग्राफ हम लोग अगर लाइन बाय लाइन अगर उसको पढ़ना चाहेंगे ना, तो इट विल बिकम बोरिंग। एंड एज ए टीचर इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच यू वांट टू अंडरस्टैंड। Otherwise, if we start translating the sentences, it will become boring, it will become tedious, it will become monotonous, and you will never be able to understand whatever is said. आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह के निबंध को, जो कि पहले से ही थोड़ी सी मानसिक दक्षता को रिक्वायर करता है, उसमें अगर उसको और बोरिंग बना दिया जाए, लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसको समझा करके, विश्वास करो आप ऊँघने लगोगे, आप सोने लगोगे, आप छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे वीडियो। तो इसलिए हम लोग पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट करेंगे, यानी उस पैराग्राफ में किन बातों पर जोर दिया गया। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को मालूम ही है कि अपनी क्लास ऐसे ही चल रही है ओएसिस क्लासेस में, और ऑफलाइन के भी क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं नए सेशन के। तो जो नए बच्चे हैं, वो जो यहाँ क्लास नहीं कर रहे थे 11th में, उन लोगों के लिए क्लास शुरू हो रही है 12-13 जनवरी से ही स्टार्ट कर दिया जा रहा है। जो नए हैं, जो 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं, जो नए बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर जाएं क्लास में, ताकि उनको हम एक आध महीना अच्छे से बेसिक्स को सॉलिडिफाई कर पाएँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।